हाय बच्चों, हम लोग स्टडी करेंगे आज एक ख़ास टाइप के हाइड्रोकार्बन की जिसका नाम है एल्केन। इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी इनको बनाने का तरीका, फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिर लास्ट। ठीक, ये चीज़ मुझे पढ़ानी है, थोड़ा सा टाइम लूँगा, आप लोग दिमाग लगाइए। एल्केन्स को हम बोलते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एल्केन ज़्यादातर अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं करते, ये इनर्ट कंपाउंड की तरह कंसिडर किए जाते हैं। मतलब एक तरीके से ये लेस रिएक्टिव होते हैं बहुत, और इनकी लेस रिएक्टिविटी को दिमाग में रखते हुए इन्हें दूसरी टर्म दी गई पैराफिन। एक तरीके से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत कम ही करते हैं, इसी वजह से इनको इनकी इनर्टनेस को दिमाग में रखते हुए इनको पैराफिन भी कहा जाता है। और इनकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि कार्बन से कार्बन के बीच मिलता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन से कार्बन के बीच डबल मिला, ट्रिपल मिला, वो एल्केन नहीं होगा। उसके बाद इनका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, CH4 C2H6 C3H8। CH4 का नाम है मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन। अगर आपको नाम मालूम नहीं है, ये मैंने IUPAC नेम बोले हैं, IUPAC की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उसको देख लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा क्यों बोला जाता है। लेकिन मैं यहाँ IUPAC के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एल्केन्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक, तो जितने कार्बन हैं उनका डबल करना ज़रा, 4 हो गया, और 2 और ऐड कर दो, 6 हो गया। जितने कार्बन हैं उनका डबल कर दो और 2 और ऐड कर दो, 8 हो गया। तो क्यों ना मैं इतना बड़ा लिख कर ऐसे लिख दूँ, CnH2n+2। एन यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकती है, 1 2 3 4, जितनी भी नंबर लोगे उसका डबल हाइड्रोजन करना है और उसमें 2 और ऐड कर देना। आपका जो भी फॉर्मूला बनकर आएगा वो एल्केन का ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम एल्केन की पढ़ते हैं क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे एल्केन को बनाया जाता है। ठीक, कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपके अच्छे खासे नोट्स तैयार हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। तो हम एल्केन बना सकते हैं एक तो एल्कीन से। ठीक, एल्कीन से कैसे बनाएंगे देखो, यह है एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन की बीमारी होती है या डबल बॉन्डेड कार्बन की बीमारी होती है, वो सिंगल में कन्वर्ट होना चाहता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन के साथ करा दी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो, तो बीच का डबल बॉन्ड है वो कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, एक तो सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है और 3 हाइड्रोजन, 4 हो गए ना, 4 ही इसकी वैलेंसी होती है। तो एल्कीन का करना कुछ नहीं है, हाइड्रोजिनेशन करना है। हाइड्रोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ जाना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। हाइड्रोजन को आप एल्कीन के अंदर ऐड करोगे इसकी प्रेजेंस में, या तो आप प्लैटिनम ले लो, नहीं याद आ रहा है पैलेडियम ले लो, नहीं याद आ रहा है निकल। ये 3 में से कोई एक कैटलिस्ट यूज़ करना है, एरो के ऊपर इनका दिखना ज़रूरी है क्योंकि यही हेल्प करते हैं एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में। बोलो बात समझ में आई? इस तरह मैंने एल्कीन से बना दिया क्या, एल्कीन। एक तरीका और है, हम एल्काइन से भी बना सकते हैं। देखो एल्काइन से कैसे बनाया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH+2H2, सेम कैटलिस्ट, बस इस बार हाइड्रोजन की नंबर बढ़ गई। यहाँ पर मुझे एक यहाँ लगाना था ना, ताकि डबल का मैं कन्वर्ट कर सकूँ सिंगल में। अब मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं क्या करूँगा, एक H2 नहीं लूँगा बल्कि कितने लूँगा, 2। तो 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पर, क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो बात समझ में आई नहीं? फिर से वही यूज़ किया जाएगा कैटलिस्ट। इस तरह आपके पास 2 तरीके हो गए, एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से हम बना सकते हैं क्या, एल्केन। ठीक है, देखो मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी क्योंकि मैं केमिस्ट्री में सिर्फ आपको रिएक्शन समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ। रिएक्शन जो आपको लैंग्वेज यूज़ करनी होगी वो आपने अपने लेवल पर खुद करना है। जैसे द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम गिव्स एल्केन या इथेन। ठीक है, तो यही लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ कर देना। तो ये मेथड भी कंप्लीट हो गया। दूसरा था, अब हम पढ़ते हैं थर्ड मेथड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, CH3 C2H5, इनको एल्काइल बोलते हैं। इसके साथ क्या लगा हुआ है, एल्काइल, सॉरी हैलाइड। इससे भी हम बना सकते हैं एल्केन। कैसे देखो, CH3Cl+2Na। वैसे तो देखो CH3Cl से पहले मैं 2 लिख देता, वो हो जाता 2CH3Cl, लेकिन मुझे आप लोगों को आसानी से समझाना है तो मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख दिया और वो भी उल्टा करके। ठीक, ClCH3, बात एक ही है क्योंकि जो ये है वो ये है, लेकिन रिएक्शन आपको आसानी से समझा सकूँ इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसे लिख दिया। ये देखो क्या बाहर निकल रहा है, 2NaCl,
और बाकी क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3 के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। क्लियर हो गया। ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स रिएक्शन। ये एक साइंटिस्ट था मेरे जैसा, उसने इस रिएक्शन को दिया था और उसी के नाम पर पड़ गया वर्ड्स रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बन गया इथेन। तो इसकी लैंग्वेज वही होगी, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्केन इज फॉर्म्ड। ये कहकर नीचे रिएक्शन लिख दो। ये लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पढ़ा मतलब लैंग्वेज लिखाने के लिए नहीं बैठा, मैं तो आपको रिएक्शन समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुके हैं एल्केन के। एक और है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आप लोग क्या करोगे, CH3COOH लेना है और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा देनी है। ये एसिड है, ये बेस है, बेस हमेशा OH निकालता है, एसिड हमेशा H निकालता है, तो क्या बन जाएगा CH3COONA, और प्लस क्या बाहर निकल गया, वाटर। देखो ये माइनस का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये जो बना है इसको छोड़ना नहीं है, फिर से रिएक्शन करानी है NaOH के साथ, और आपका इस बार ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा ये। ठीक है, Na2CO3, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, तो Na2CO3, और बाकी क्या बनेगा CH4। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक, यानी एक तरीके से CH3COOH की 2 बार रिएक्शन हुई है NaOH के साथ, और इसको ख़त्म कर दिया गया। H यहाँ पर लग गया है ना, यही तो हुआ ना, लेकिन तमीज़ के साथ स्टेप बाय स्टेप आपने बताया कि इस तरीके से रिएक्शन हुई। यानी कुल मिलाकर COOH से COO यानी CO2 बाहर निकल गई, और CO2 का निकलना पता क्या कहलाता है, डिकार्बोक्साइलेशन। याद रखना भाई इस बात को, क्योंकि मैंने पूरे नोट्स आपके लिए तैयार नहीं किए थे, सोचा था कि हाथ के हाथ बताता रहूँगा। जैसे ये वर्ड्स रिएक्शन मैंने पहले से नहीं लिखा था, अभी याद आ गया। तो इसी तरह इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है डिकार्बोक्साइलेशन। CO2 का निकलना डिकार्बोक्साइलेशन, और CO2 का जुड़ना कार्बोक्साइलेशन। अरे वही, जैसे पानी जुड़ता है हाइड्रेशन, निकलता है डिहाइड्रेशन। H2 जुड़ता है हाइड्रोजनेशन, निकलता है डिहाइड्रोजनेशन। CO2 जुड़ती है कार्बोक्साइलेशन, और CO2 निकल जाती है डिकार्बोक्साइलेशन। यानी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, द रिमूवल ऑफ CO2 गैस फ्रॉम COOH ग्रुप इज नोन एज डिकार्बोक्साइलेशन। फॉर एग्जाम्पल आप ये रिएक्शन दिखा देना। कितने तरीके हो गए, 4। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस चीज़ की प्रेजेंस याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड की, ये CaO की प्रेजेंस में गर्म करना है। ठीक है, 5th मेथड है फ्रॉम कीटोन एल्डिहाइड। कीटोन एल्डिहाइड क्या होते हैं, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, और CO को बोलते हैं कीटोन। CO के जब दोनों साइड में आ जाता है CH3 तो ये कीटोन बन जाता है। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर CO है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर CH3 है, जैसे ये CH3 COO और ये H, यानी CO के एक साइड में अगर H आ जाए तो वो एल्डिहाइड बन जाता है, और अगर दोनों साइड में CH3 आ जाए तो वो कीटोन बन जाता है। और वो एग्जाम्पल ही लिखे हुए हैं। तो हम कीटोन और एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, एल्केन, ये भी आप लोग याद रखिए, ZnHg, जिंक अमलगम। Hg मरकरी को अमलगम भी कहते हैं, तो जिंक अमलगम और HCl, इसका मिक्सचर लिया। बस याद रख लो, ऑक्सीजन को हटाकर 2 हाइड्रोजन लगाने हैं बस। जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो CH3 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि जब 2 H आ जाएंगे, एक H ये लगा हुआ है, हो गया ना। यानी इसको ख़त्म कर दिया जाता है, और काहे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, CH2 में। ऑक्सीजन के बदले 2 H लगा दिए जाते हैं। ये वो केमिकल है जो ये काम करता है। अब मैं कीटोन लेकर आया CH3COCH3, फिर से इसी के साथ रिएक्शन करा दी, ZnHg HCl जिंक अमलगम। ये जो ऑक्सीजन है इसको हटाओ, इसको दूर भगाओ, और इसकी जगह लगाओ हाइड्रोजन। बन गया ना। ये प्रोपेन है, ये इथेन है। इसी तरह ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन सब बना सकते हो। बस यहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए कार्बन के साथ, और इसकी शक्ल दिखा देना। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, तो ये 5th मेथड हो गया। और एक मेथड और है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये साइंटिस्ट का नाम था, और उसने इलेक्ट्रोलिसिस किया था किसी चीज़ का। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाकर उसको तोड़ देना, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक, तो किस चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको CH3CONA लेना है, उसको वाटर में डाल देना है, सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, फिर उसके अंदर करंट छोड़ देना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ठीक, जब आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे, करंट दौड़ा दोगे सोडियम एसीटेट के एक्वस सोल्यूशन में, तब आप लोग देखोगे कि ये इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तो क्या होगा, देखो इसमें ना 2H2O में, एक H2O में एक H होता है, एक OH होता है। तो 2H2O2 में 2 H होंगे, 2 OH होंगे। वो दोनों के दोनों OH
अटैच हो जाएंगे Na के साथ 2NaOH। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2NaOH, और वो जो H2 थे वो हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है CO2, कितने 2, लो भाई 2CO2। ठीक, उसके बाद जो CH3 है जिसके 2 मॉलिक्यूल हैं ये आपस में ही कंबाइन हो जाएंगे और बना लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह आपको ये बाय प्रोडक्ट भी बता दी मैंने, आपका मेन प्रोडक्ट बन गया एल्केन। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो ये है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिसका जो ये 6th नंबर पे आता है। उसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम देखते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है, गंध कैसी है, ऑर्डर मतलब कलर कैसा है, ऑर्डर कैसी है, वाटर में सोल्युबिलिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, 70 बात वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में बताई जाती है, कोई भी केमिस्ट्री की रिएक्शन नहीं दिखाई जाती। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे जैसे कार्बन की नंबर बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। तो मीथेन का कम है, इथेन का ज़्यादा, प्रोपेन का ज़्यादा, ब्यूटेन का ज़्यादा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, समझ गए? जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कुछ नहीं लिखा मैंने, फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आपको फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे वो सॉरी समझ गए ना आप लोग? जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। आया नहीं? ये चीज़ ये लिखनी है, मैं लिखने के लिए नहीं बैठा ना, मुझे इतना टाइम नहीं है। बस आपकी जो रिक्वेस्ट थी मैं आ गया इसलिए बनाने के लिए, आप लोगों को बस ये एक्सप्लेन करना था। तो कार्बन की चेन जैसे जैसे लंबी होती चली जाएगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ये कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पूरी की पूरी स्ट्रेट चेन है। इसमें ब्रांच आ चुकी है, तो याद रखिए जिसके अंदर ब्रांच आ जाती है, जिसमें ब्रांचिंग हो जाती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम पड़ जाता है, और जिसमें ब्रांच नहीं होती उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ऊपर ब्रांचिंग का चक्कर नहीं था, नीचे ब्रांचिंग का पॉइंट आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रांचिंग होने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, वरना इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है, लेकिन ये वाला क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम रह रहा है। क्यों? ब्रांचिंग होने पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसका आंसर है। और जिसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे पानी आपने ग्लास के अंदर भी लिया और प्लेट के अंदर भी लिया और दोनों को गैस पे रख दिया, तो पहले जल्दी कौन गर्म होगा? प्लेट वाला ना, क्योंकि उसको ज़्यादा सरफेस हीट प्रोवाइड करा रही है पानी को, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा वो। यही हाल इसका हुआ, आपको आंसर दे दिया मैंने। ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग सरफेस एरिया बढ़ा देती है। उसके बाद है एक बात और, वो तो थी बॉइलिंग पॉइंट की बात, ठीक है। आपके पास अगर मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए, बड़ा ज़बरदस्त है, याद रखना, याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट के केस में हमेशा इवन नंबर जो कार्बन होंगे ओड नंबर कार्बन से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रखेंगे। कितने हैं? 4, और कितने हैं? 5। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो बॉइलिंग पॉइंट का था। मेल्टिंग पॉइंट के केस में ये मैंने थोड़े से कम बना दिए, कम से कम यहाँ 7-8 कार्बन होने चाहिए, तो 7 कार्बन, सॉरी 8 कार्बन यहाँ बनाने हैं आपको, और यहाँ कितने बनाने हैं? 7 या 9। चलो हाँ, ये तो मैं प्रूव करना चाह रहा था ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ता चला जाएगा, सॉरी जैसे जैसे कार्बन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट के केस में आप लोग याद रखना कि अगर 9 कार्बन है और 8 कार्बन है, 8 कार्बन वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी इवन नंबर जिनका कार्बन का आपको मिलेगा उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनकी फिटिंग हो जाती है सॉलिड स्टेट में। ये इसका आंसर है। ठीक है क्या? आप लोग याद रखना, 9 से ज़्यादा 8 वालों का मिला तो 11 से ज़्यादा 10 वालों का मिलेगा क्या? मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है वाटर इनसॉल्युबल। जितने भी एल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारे वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ये आप लोग याद रखना। सारे एल्केन कलरलेस होते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हों, लिस्ट बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम सिर्फ इनकी केमिस्ट्री की रिएक्शन दिखाते हैं कि ये किससे रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? किसी मॉलिक्यूल का एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एटम से हटा दिया जाता है। तो देखो ये रिएक्शन हो रही है CH4 की, किसके साथ? Cl2 के साथ, और किसकी प्रेजेंस में हो रही? लाइट की प्रेजेंस में। ये मस्ट है, अगर लाइट हटा देना अपनी नॉलेज बढ़ा दो, रिएक्शन नहीं होगी। एल्केन हमेशा हैलोजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। इस CH4 का एक H हट जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, और जो हटा हुआ H है वो Cl के साथ अटैच होकर क्या बना लेगा? HCl। तो CH4 का एक H सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है किससे? Cl से। तो मैं क्या कहूँगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है कि ये किस क्या तरीका, मैकेनिज्म का मतलब होता है तरीका, कि किस तरीके से CH4 का H हटा है और Cl आ गया। इस मैकेनिज्म की मैंने वीडियो बना रखी है अलग से, इसको आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना। मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल की मदद से। अब फ्री रेडिकल क्या है ये उसी में आपको वीडियो में पता लग जाएगा। फ्री रेडिकल
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, क्योंकि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल करता है। फिलहाल तो आपको ये रिएक्शन याद करनी है। अगर इसकी और इसकी नॉलेज चाहिए तो वीडियो देख लेना, यूट्यूब चैनल पर जाकर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ मैंने इसका तरीका बताया कि कैसे इसका H हटता है और Cl आ जाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ाऊँगा ना तो 20-25 मिनट की या पूरा टाइम लग जाएगा, उतना मेरे पास टाइम है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ये मैकेनिज्म, इसकी वीडियो देखना कि कैसे ये काम हुआ। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसके थ्रू हुआ था, फ्री रेडिकल। नहीं बताऊंगा, वीडियो के अंदर बता रखा अगर आप ये देखोगे। उसके बाद है कंबशन। सबको मालूम है कि कंबशन के अंदर हाइड्रोकार्बन दो चीज़ प्रोड्यूस हमेशा करते हैं, CO2 प्लस H2O। बट कंबशन दो तरह का होता है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। तो एल्केन को मैंने उठाया CH4 और इसको गर्म कर दिया, दो चीज़ बनी CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये कंप्लीट कंबशन है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तब आप लोग देखो, CH4 प्लस O2 कितने मॉलिक्यूल चाहिए थे, दो, अब कितने हैं, 1। इसका मतलब ऑक्सीजन पूरी तरीके से इसको हासिल नहीं हुई, इसको प्रोवाइड नहीं कराई गई, तो ये बेचारा आधा अधूरा जला और बना क्या, कार्बन। जैसे लकड़ी को जलाकर उसे एकदम पानी में डाल देते हैं ना तो वो कोयला बनता है, वो कार्बन होता है। यानी वो पूरी तरीके से जल नहीं पाई, राख नहीं बन पाई, उसकी ऐश का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो इनकम्प्लीट कंबशन में ऑक्सीजन हमेशा कम मिलेगी और कंप्लीट कंबशन में ऑक्सीजन पूरी भरपूर मात्रा में मिलती है। तो हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन का कंबशन दो तरीके से होता है, कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन बनता है, ये फिक्स है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आपकी, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है, ऑक्सीडेशन तो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन, लेकिन अगर ये पूरी रिएक्शन मेरे हाथ में आ जाए, मैं इसको कंट्रोल कर लूँ, मतलब जैसे 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 दूध से बन रहा है पनीर, दूध से बन रहा है मिठाई, दूध से बन रही है दही, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन रिएक्टेंट तो दूध ही है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दूध से क्या चाहिए आपको और आपके तरीके पर। तो इसी तरीके से मैं यहाँ एक ही रिएक्टेंट लूँगा और उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर दिखाऊंगा, बट मेरा तरीका अलग होगा क्योंकि मेरे कंट्रोल में है ये। देखो सबसे पहली रिएक्शन CH4 प्लस O2, ठीक, कॉपर की प्रेजेंस में। कितनी अजीब सी बात है, CH4 प्लस O2 ये बना, CH4 प्लस O2 ये बना, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी कैटलिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, कॉपर का। उसने कहा ना ये बनेगा ना ये बनेगा, CH3OH बनेगा, मिथेनॉल। भाई वाह क्या बात है, हो गया ना मेरे कंट्रोल में। भाई मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे तो मिथेनॉल चाहिए, वही दूध से दही चाहिए। तो आप जो तरीका दूध से पनीर बनाने में लगा रहे थे वही तरीका लगाओगे क्या, तरीका अलग होगा भाई, दूध से दही बनाने का तरीका अलग है। तो आपको क्या चाहिए वो आपके कंट्रोल में आ गया, दूध से दही चाहिए तो आपके कंट्रोल में है कि मुझे दही ही बनानी है। तो मुझे इन दोनों से ये बनाना था, तो मैं क्या लेकर आया, कॉपर। अच्छा दूसरा तरीका CH4 प्लस O2, ये है मोलिब्डेनम, MO। ये ऑक्सीजन नहीं है, कभी आप सोच रहे हो जैसे वो होता है ना कोबाल्ट, इसी तरीके से मोलिब्डेनम है। तो मोलिब्डेनम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2। तो मोलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड, ये भी एक कैटलिस्ट है। इसने कहा कि मैं ये नहीं देने का आपको, मैं ये बना कर दूंगा, HCHO प्लस H2O। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ भी CH4, यहाँ भी CH4, यहाँ भी O2, यहाँ भी O2, कमाल है। इन दोनों से ये बन रहा, इन दोनों से ये बन रहा, वही दूध से ही दही बन रही, दूध से ही पनीर बन रही, दूध से ही मिठाई बन रही। तो तरीका अलग अलग है ना, तो इसीलिए तो उसको बोला गया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहूँगा वो बनाऊंगा। बोलो बात समझ में आई। ये है इथेन, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, ये है CH3COO होल ट्वाइस मैग्नीज, मैग्नीज एसीटेट मैंने लिया था, इसने बना दिया CH3COH। यानी एल्केन के ऑक्सीडेशन से कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैटलिस्ट ला रहे हो। इन कैटलिस्ट को एंट्रेंस के लिए भी याद रखना, बहुत काम के हैं ये, ठीक है ना। आपको यहाँ कैटलिस्ट देगा, ये देगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे कि बताओ क्या बनेगा, तो सही ऑप्शन पर टिक लगाना पड़ेगा आपको कि ये बनेगा। तो इन कैटलिस्ट को याद रखना। क्लियर हो रही है बात, तो इसीलिए इसको बोला गया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है आइसोमराइजेशन। देखो ये वर्ड देखो, आइसोमर, अगर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा आइसोमर, आइसोमर्स, एक ही केमिकल फॉर्मूला होता है और अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे जैसे ये 3 कार्बन है मेरे पास, हैं 4 कार्बन है, इनको मैं ऐसे लिख सकता, तो ये और ये स्ट्रक्चर में अलग हैं लेकिन दोनों के पास फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन 4 कार्बन, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमर। और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म। और आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या है, एक कंपाउंड का अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो जाना, आइसोमेराइजेशन। और ये हरकत दिखाते हैं एल्केन। देखो 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 देखो, 1 2 3 4 5, AlCl3 और HCl का मिक्सचर लिया, इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4 5 अलग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 अलग स्ट्रक्चर है ना।
तो ये कंपाउंड अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अलग स्ट्रक्चर बना रहा है, ना कार्बन चेंज हुए ना हाइड्रोजन चेंज हुए, बस स्ट्रक्चर अलग अलग हो गई। इसीलिए तो इसको बोला गया आइसोमराइजेशन। एक कंपाउंड है एल्केन अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं इसकी प्रेजेंस में, और इनकी ये इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमराइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स other isomers is called isomerization, and this chemical property is shown only by alkane. ये बातें लिख लो यार, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ लिखने के लिए नहीं बैठा, मैं तो आपको रिएक्शन समझाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। अब है फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी एरोमेटाइजेशन। ये देखो, जब आइसोमराइजेशन था तो एक आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा था अपने, अब है एरोमेटाइजेशन, यानी वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है? बेंजीन। याद है ना बेंजीन, CH फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो एल्केन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। और करके दिखा रहा हूँ, देखो पहले तो सीधी सादी सी बात पढ़ो। C6H14 ये है हेक्सेन, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम है इसका नाम, 5 का ऑक्सीजन है तो पेंटा बोल दे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में इससे कम से कम 4H2 यानी 8 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। तो 14 में से जब 8 निकल जाएंगे बचेगा कितना? 6। तो C6H6 हेक्सेन कन्वर्ट हो गया बेंजीन में, और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आया? एरोमेटिक एलिफेटिक मैंने वीडियो बना रखी है, इसकी प्रैक्टिकल भी है, देख लेना, यहाँ टाइम ख़राब नहीं करूँगा। बट यह है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। C6H14 कैसे बनेगा? क्योंकि एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन से कार्बन के बीच। देखो CH3 CH2 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 CH3, आप लोग कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करना, इतने ही आएंगे। पता क्या हुआ वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में? यार एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से डबल आ जाएगा, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से डबल आ जाएगा, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से डबल आ जाएगा, ठीक। अब क्या होगा? ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एच गया और यहाँ से भी एच गया। यहाँ से पता कितने निकलेंगे? देखो, जब यहाँ से एच गया था, यहाँ से एच गया था, यहाँ आ गया था बॉन्ड, यहाँ से एच गया था, यहाँ से एच गया था, यहाँ आ गया था डबल बॉन्ड, एक एच और जाएगा, एक एच और जाएगा, उसकी वजह से ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे एक और, तभी तो आएगा ये, वरना CH3 नहीं था। देखो CH3 का क्या हो गया? CH आया। तो ये बेंजीन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, CH एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन एरोमेटाइजेशन करता कौन है? एल्केन। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या होता है? ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है एल्केन की। इसमें आप लोग क्या करना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। एक बड़ा हाइड्रोकार्बन यानी बड़ा एल्केन छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में, छोटे छोटे एल्केन में टूट जाता है। देखो C6H14 इतना टेम्परेचर में लिया मैंने, 773 केल्विन। ये बेचारा इसमें कन्वर्ट हो गया। देखो ये दोनों ये नंबर बन रहे हैं, इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये बन रहा, इसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। बड़े हाइड्रोकार्बन का बड़े अल्केन का छोटे छोटे अल्केन में कन्वर्ट हो जाना, पायरोलाइसिस। ये भी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सिर्फ कौन? एल्केन। ना एल्कीन शो करती, ना एल्काइन शो करता। बात समझ में आई या नहीं? उसके बाद है रिएक्शन विद स्टीम। ये 7th केमिकल प्रॉपर्टी है। स्टीम का फॉर्मूला होता है, यानी जो भाप है, पानी है, CH4+H2O, ये भाप है। कभी आप इसको लिक्विड फॉर्म में मान लो। निकल की प्रेजेंस में जब आप गर्म करोगे तो ये सारा का सारा कार्बन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये बन जाएगी CO। इसको बोलते हैं वाटर गैस। कुछ चीज़ें मैं हाथ के हाथ लिख रहा हूँ। वाटर गैस पे क्वेश्चन आता है कि वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, अब 4 ऑप्शन देगा, तो CO+H2 के मिक्सचर को ही बोला जाता है वाटर गैस। बोलो बात समझ में आई या नहीं? उसके बाद एक केमिकल प्रॉपर्टी है कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन। ये आप मेरी वीडियो देखना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा टाइम ख़राब हो जाएगा। कन्फर्मेशन क्या है, कन्फॉर्मर क्या है, ये भी वीडियो के अंदर मिलेगा आपको। ये अलग से पढ़ाऊँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। थैंक यू।